हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो चल रहा था और हम पहुंच चुके थे चैप्टर नंबर 23, जहां पे हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट के बारे में। और हमने लास्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट किए थे अपने स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, आज की जो टॉपिक होगी वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। जैसे जिस तरह से स्पीकर होता है, लाइक द स्पीकर, जिस तरीके से हमारा स्पीकर होता है उसी तरीके से हमारा एक डेप्यूटी स्पीकर भी जो है लोकसभा में होता है। बात हो रही है किसकी? लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा में भी एक तरह का स्पीकर जिस तरह से होते हैं उसी तरीके से लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा में होते हैं। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो भी क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर होता है, इलेक्टेड होता है। ठीक है, किससे? लोकसभा में जो भी मेंबर होते हैं उनसे इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, जो भी इसके मेंबर होंगे यानी कि लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें जो मेंबर होता है डेप्यूटी स्पीकर हुए वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट होता है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टेड होता है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ इसके स्पीकर के। यानी कि स्पीकर का एक बार इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जो है डेप्यूटी स्पीकर का जो है इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और उससे जो है मेंबर में से डेप्यूटी स्पीकर को जो है चुना जाता है। अब जो ये डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है उसको इलेक्शन जो होता है उसको कौन डिसाइड करता है? वो भैया डिसाइड करता है स्पीकर। तो स्पीकर जब इलेक्शन को डिसाइड करता है तो इसका मतलब डेप्यूटी स्पीकर के जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं स्पीकर के बाद ही होगा। ठीक है, तो स्पीकर जो है इलेक्शन को, डेप्यूटी स्पीकर की जो इलेक्शन होती है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, जब स्पीकर की जो सीट है लोकसभा में, स्पीकर की अगर सीट जो है अगर वैकेंट है, सीट अगर वैकेंट है तो यहां पे कौन उसकी पोस्ट को लेता है, कौन उसकी सीट को फिल करता है? तो भैया जब स्पीकर की सीट खाली होगी तो कहीं ना कहीं जो आपके डेप्यूटी स्पीकर होगा वो इसका काम जो है उसको संभालेगा। ठीक है, यानी कि अगर डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो जब स्पीकर खाली होगा यानी कि स्पीकर की सीट जब वैकेंट होगी तो उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर जो है इस चीज को संभालेगा। और डेप्यूटी स्पीकर जो होता है, अगर स्पीकर की सीट खाली नहीं है तो वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह जो है बिहेवियर करेगा। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं जब तक स्पीकर के इलेक्शन ना हो जाते तब तक जो है उसको काम कौन संभालेगा? डेप्यूटी स्पीकर जो है संभालेंगे। ठीक है, स्पीकर की तरह डेप्यूटी स्पीकर भी क्या होते हैं? अपने ऑफिस में यूजुअली रहते हैं, जैसे कि आपके लोकसभा की जो भी टाइमिंग होती है। ठीक है, यानी कि लोकसभा की जो भी टाइमिंग होती है तब तक वो कहीं ना कहीं रहते हैं। अगर यहाँ पे लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, सपोज कीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो भी यहाँ डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन स्पीकर की सीट तब डिसॉल्व होगी, तब तक जो है डिसॉल्व नहीं होगी। यानी कि स्पीकर जो है अपने पोजीशन पे बने रहेंगे। और कब तक बने रहेंगे? जब तक अगली जो है लोकसभा चुन के ना आ जाती है और जो उनकी फर्स्ट सिटिंग ना हो जाती है, जब तक अगले स्पीकर जब तक चुन के नहीं आ जाते तब तक जो है स्पीकर जो है वो रहेंगे। लेकिन अगर डेप्यूटी स्पीकर की बात की जाए, अगर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो लोकसभा डिसॉल्व होने पर जो डेप्यूटी स्पीकर है उनकी सीट भी यहाँ पे क्या हो जाती है? चली जाती है। और लेकिन स्पीकर की सीट जो है वो नहीं जाती है। लेकिन बाद में अगर देखा जाए स्पीकर अगर ना हो और लोकसभा वहां डिसॉल्व हो गया तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेप्यूटी स्पीकर का जो काम है वो स्पीकर की तरह हो रहा है, तो वो पर्सन जो है वहां पे बना रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आई। एक एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये स्पीकर का पोजीशन है। ठीक है, स्पीकर का ये पोजीशन है। ठीक है, अब क्या हुआ? लोकसभा जो हो गया वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब लोकसभा खत्म हो गया तो स्पीकर कब तक बना रहेगा? जब हमारे न्यू लोकसभा के जो मेंबर है वो चुन के ना आ जाते। ठीक है, तब तक बना रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ? जब लोकसभा चुना गया था तो वहां पे स्पीकर जो है नहीं था, तब इसका काम कौन संभाल रहा था? डेप्यूटी स्पीकर संभाल रहा था।
ठीक है। तो डेप्यूटी स्पीकर जो है इस काम को संभाल लेते हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो कहीं ना कहीं जो नए लोकसभा चुना जाएगा तब तक जो है स्पीकर की पोजीशन पे रहेंगे, यानी कि अब ये डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, एक्चुअली में ये स्पीकर के पोजीशन ही है। ठीक है, एक्चुअली ये देखा जाए तो स्पीकर की पोजीशन ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जबकि इनकी जो सीट है कहीं ना कहीं खाली अलग अलग तरीके से हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है वो जब तक लोकसभा है तब तक रहेगी। इनकी सीट चाहे तो पहले भी खाली हो सकती है, और 3 केसेस में इनकी सीट जो है खाली हो सकती है। और वो 3 केसेस कौन सा है आपकी? सबसे पहले तो भाई अगर उनकी मेंबर ऑफ लोकसभा अगर सीज की जाए, ठीक है, पहली है सीज द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की सीट अगर मेंबरशिप अगर उनकी सीज कर दी जाती है तो वहां पे जो है आपके स्पीकर जो है वहां पे नहीं रहेंगे, वैकेंट होगा। या दूसरा है रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं रिटर्न रिटर्न में और ये रिजाइन किसको देंगे? स्पीकर को। और कैसे देंगे? रिटर्न में देंगे। स्पीकर को अगर रिजाइन करके दे देते हैं तो उस जगह पे उनकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या कहते हैं? तीसरा कंडीशन कहा जाता है कि अगर रिजोल्यूशन पास किया जाए, रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन को पास किया जाए, और ये रिजोल्यूशन मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। और कैसी मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी से, यानी कि जितने पर्सन प्रेजेंट है वो सब क्या होने चाहिए? सभी के सब इसके फेवर में वोट देना चाहिए कि इनको हटाना चाहिए। और जब मेजोरिटी से पास होती है उससे पहले 14 दिन का 14 डेज का नोटिस पीरियड भी यहाँ पे दिया जाता है। नोटिस जो है वहां पे दिया जाता है, 14 डेज का नोटिस जो है वो दिया जाता है। ठीक है, एडवांस नोटिस जिसको कहते हैं। तो इन 3 केसेस से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके डेप्यूटी स्पीकर है उनको उनकी पद से जो है हटाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर का जो परफॉर्मर है यानी कि ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं स्पीकर की ऑफिस में होता है जब वो वैकेंट होता है, यानी कि स्पीकर की ऑफिस अभी खाली है तो इसका मतलब उसके काम कौन संभालेंगे? भैया डेप्यूटी स्पीकर संभालेंगे। और वो उस टाइम पे जब स्पीकर की सीट खाली है, स्पीकर की सीट अगर वैकेंट है, तो डेप्यूटी स्पीकर जो है, डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे? स्पीकर की तरह जो है काम करेंगे। ठीक है, स्पीकर की तरह जो है काम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों केसेस में ही सी एक्ट एज ए स्पीकर व्हेन द लेटर एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि अगर बाद तक वो एब्सेंट रहे तो इसका मतलब वो जो सिटिंग ऑफ हाउस होगी उसको कौन करेंगे? आपके डेप्यूटी स्पीकर ही करेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में वो कहीं ना कहीं सभी पावर, यानी कि चाहे उनकी सीट खाली हो चाहे वो बाद तक भी उनकी सीट खाली हो, तो वो कहीं ना कहीं स्पीकर की जगह पे लेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में इनके पास सभी पावर आ जाएगी, ऑल पावर्स, पावर ऑफ स्पीकर, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर के पास सभी पावर आ जाएंगे जो भी स्पीकर के पास होती थी। मतलब वो एक स्पीकर की तरह जो है काम करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं सारी चीज को जो भी ज्वाइंट सिटिंग वगैरह होती है, अगर दोनों बोथ हाउसेस में कभी ज्वाइंट सिटिंग हुई, बोथ हाउसेस में हाउसेस के द्वारा कभी ज्वाइंट सिटिंग भी होती है ना, तो उन ज्वाइंट सिटिंग को क्या करेंगे? डिसाइड कौन करेंगे? आपके डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। अगर स्पीकर की पोस्ट खाली है और डेप्यूटी स्पीकर एज ए काम कर रहे हैं किसके रूप में? आपके स्पीकर के रूप में। डेप्यूटी स्पीकर जो है काम कर रहे हैं किसकी तरह? स्पीकर के रूप में। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको प्रिसाइड करने का काम जो है किया जाएगा। ठीक है, और ये नोट करने वाली बात होगी कि डेप्यूटी स्पीकर जो है उसको कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट नहीं मानी जाती है। यानी कि हम कहते हैं ना स्पीकर ऊपर होगा और उसके नीचे जो होगा डेप्यूटी स्पीकर होंगे, तो ऐसा नहीं है भैया। डेप्यूटी स्पीकर को सबऑर्डिनेट जो है नहीं माना जाता है, नॉट सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट जो है नहीं माना जाता है। ठीक है, हाउस का। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किससे? हाउस से ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हाउस में जो भी चीज हो रहे होंगे उनसे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज होती है। क्या होती है? कि whenever he she is appointed as a member of parliament committee, जब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी अपॉइंट की जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन भी बन जाते हैं।
यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनाई जाती है ना, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर के पास, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। ध्यान रखना, स्पेशल प्रिविलेज तभी मिल सकता है जब ओथ एंड अफर्मेशन अगर लेंगे, ठीक है। तो स्पेशल प्रिविलेज क्या होती है कि जब यहाँ पे पार्लियामेंट्री whenever she is appointed as a पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर वो अपॉइंट किए जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चुने गए हैं उसके चेयरमैन जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। स्पीकर की तरह जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रिसाइड करते हैं दोनों हाउस को, ठीक है, लोकसभा को, और ये भी फर्स्ट इंस्टेंस पे जो है वोट नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीकर की तरह डेप्यूटी स्पीकर जब प्रिसाइड कर रहे हैं जब हाउस को, यानी कि उस टाइम पे स्पीकर की सीट खाली है तो डेप्यूटी स्पीकर उसको प्रिसाइड कर रहे हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर यानी कि कहने का मतलब डेप्यूटी स्पीकर काम करते हैं जब आपके स्पीकर की तरह, और वहां पे स्पीकर की तरह काम कर रहे हैं, और यहाँ पे स्पीकर की तरह काम करते हुए इन्होंने क्या किया, प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को। तो ये भी यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब पहली बार में वोट नहीं देंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वोटिंग नहीं कर सकते, ये अपनी कास्टिंग वोट करेंगे जैसे कि आपके स्पीकर करते हैं, यानी कि स्पीकर जिस तरीके के कास्टिंग वोट करते हैं, यानी कि जब टाई होता है तो उस केस में यहाँ पे कास्टिंग वोट जो है करते हैं, स्पीकर जो है, डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो कास्टिंग वोट करेंगे। ये तभी होगा जब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों ही चीज एक ही कंडीशन को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो और इसके बाद क्या बताया जाता है, ही सी कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, थ्रू ही मे बी प्रेजेंट, भले ही वो प्रेजेंट हो लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हाउस को वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। हाउस को कब प्रिसाइड करेंगे, जब यहाँ स्पीकर की सीट खाली हो तभी वो क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे, अदरवाइज वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। जब स्पीकर यहाँ पे प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो दूसरे ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होंगे, यानी कि अगर स्पीकर जो है वो हाउस को क्या कर रहे हैं, प्रिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो क्या करेंगे, अदर मेंबर की तरह बिहेवियर करेंगे, अदर ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होंगे, ठीक है। स्पीकर अगर हाउस को प्रिसाइड करें तो डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो अदर ऑर्डिनरी मेंबर के साथ होंगे, और वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो है वहां पे क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन पे जो है वोटिंग कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, हाउस में कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर हाउस के सामने आता है तो उसमें जो है वोट करने का अधिकार भी इनको जो है मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज बताई जाती है, अगर स्पीकर हाउस को प्रिसाइड कर रहे हैं तो उसमें डेप्यूटी स्पीकर का कोई रोल जो है वो नहीं रहता है, वो एक नॉर्मल जो मेंबर ऑफ हाउस की तरह जो है काम करते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर की तरह काम करते हैं। जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उनको रेगुलर सैलरी वगैरह मिलते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को रेगुलर सैलरी वगैरह जो है मिलते हैं। इसके साथ साथ इनको अलाउंसेस मिलते हैं, और ये जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं या सैलरी वगैरह होती है ये फिक्स कौन करता है, फिक्स्ड किया जाता है भैया बाय द पार्लियामेंट, फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट के द्वारा इनको फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो फिक्स किया जाता है ये चार्ज होता है, यानी कि होना ही होना है, यानी कि इसको कोई रोक नहीं सकता, चार्ज होते हैं ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है इनको कहीं ना कहीं पैसे मिलते रहते हैं, ठीक है, जो इनकी सैलरी वगैरह है उनको मिलेंगे।
यूजुअली अगर देखा जाए जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, आपके रूलिंग पार्टी से। अब इंटरेस्टिंग चीज है, जो स्पीकर है वो कहाँ से आता है, स्पीकर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से आता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी से आता है। जबकि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपोजिट पार्टी से आता है। डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो कौन सी पार्टी से आते हैं, अपोजिट पार्टी से आते हैं, ठीक है, अपोजिट पार्टी से आते हैं। और जबकि ये जो एक्सेप्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन केस में जो है इस चीज को दिया गया है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो अपनी ऑफिस को एज्यूम करते हैं, यहाँ पे इनको अलग से कोई ऑथ या अफर्मेशन नहीं लेना पड़ता है। यानी कि स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, तो इनको दूसरी तरीके से, यानी कि इन जब ये अपनी ऑफिस को लेते हैं तो कोई भी अपनी नॉट मेक एनी सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन, कोई भी दूसरी तरीके से ऑथ या अफर्मेशन इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन होता है स्पीकर का या डेप्यूटी स्पीकर का, वो कहां से शुरुआत हुआ है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, आपके ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में, ओरिजिनेटेड हुआ है इंडिया में। कब, इंडिया में कब हुआ है, 1921 में। और 1921 में कौन से प्रोविजन के द्वारा, तो ये प्रोविजन था भैया आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है ये शुरुआत हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है कहा जाता है। उस टाइम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है कहा जाता था। यानी कि स्पीकर को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर को आपका क्या कहा जाता था कि भाई डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है कहा जाता था, डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो कहा जाता था, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद यही नोमिनिक्लेचर जो है कब तक चला, यानी कि प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का जो नोमिनिक्लेचर है यानी कि नामकरण है, यही जो नामकरण है प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नाम से ही जाना जाता था, वो आपका नोमिनिक्लेचर कहते हैं, यानी कि नामकरण, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो चला वो कब तक चला, 1947 में, ठीक है, 7 तक चला। उसके बाद इसका नाम चेंज करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है रख दिया गया, ठीक है। बात की जाए 1921 से पहले की, 1921 के बिफोर की अगर बात की जाए, पहले की बात की जाए, तो यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते थे वो कहीं ना कहीं प्रिसाइड करते थे, किसको, मीटिंग को। और कौन सी मीटिंग को भैया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की होती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मीटिंग होती थी उसको प्रिसाइड कौन करते थे, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है करते थे। लेकिन 1921 पे 1921 पे क्या हुआ, 1921 पे यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो फेडरिक वाइट थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, 1921 में जो आपके फ्रेडरिक फ्रेडरिक वाइटी एंड सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सिन्हा जो थे, उनको अपॉइंट किया गया बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको फर्स्ट उनको, सॉरी यहाँ गलत बता दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इनको चुना, फेडरिक वाइट को क्या चुना, आपके अपॉइंट किया भैया फर्स्ट स्पीकर के रूप में, फर्स्ट स्पीकर के रूप में,
इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डेप्यूटी स्पीकर के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और किसने चुना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज को अपॉइंट किया। ठीक है, कहां पे? आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। कहां पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। ठीक है, उसके बाद 1925 में क्या हुआ? 1925 में जो विठल भाई जे पटेल थे, विठल भाई जे पटेल थे, वो कहीं ना कहीं पहले इंडियन थे। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव के, यानी कि पहले फर्स्ट इंडियन भी थे और इनको फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर भी कहा गया। अगर इलेक्टेड स्पीकर की बात की जाए, इलेक्टेड स्पीकर की, तो कौन थे आपके? कि भाई विठल जे पटेल थे, और पहले इंडियन भी थे और पहले इलेक्टेड हुए। ध्यान रखना, इलेक्टेड की बात कर रहा हूं, चुने गए हैं। ऊपर जो है चुने नहीं गए हैं, ऊपर जो है गवर्नर जनरल द्वारा अपॉइंट किए गए। ठीक है, अगर पहली बार चुन के आने वाली बात की जाती है तो आपके विठल भाई जे पटेल जो है वो पहले चुने गए स्पीकर थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ चेंजेस हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और उसमें जो नोमिनिक्लेचर है उसको चेंज किया गया। नोमिनिक्लेचर जो प्रेसिडेंट था और डेप्यूटी प्रेसिडेंट था उसको चेंज करके क्या बनाया गया? आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रूप में जो है बनाया गया। ठीक है, नोमिनिक्लेचर जो है उसको चेंज किया गया। ठीक है, और चेंज करके यहां पे क्या बनाया गया? ठीक है, यहां पे जो बनाया गया वो कहां पे बनाया गया? आपके स्पीकर जो प्रेसिडेंट और डेप्यूटी स्पीकर जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के थे। ठीक है, ये सब चल रहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चेंज करके क्या बनाया गया? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो नाम है जो है वो कहीं ना कहीं चेंज किया गया। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए जो पुराना नोमेनिक्लेचर वो 1947 तक चला एज ए फेडरल पार्ट ऑफ 1935 एक्ट के अनुसार। जो 35 में इसका तो नोमेनिक्लेचर चेंज हुआ, लेकिन जो पुराना नाम है आपके, जैसे कि फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट और आपके डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो 1947 तक चला था। लेकिन इनका जो नामकरण चेंज हुआ वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वो 35 तक जो है आपका चेंज हो गया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें चेंज हुआ, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ध्यान रखना, यहां चेंज हुआ बट इस चीज को नॉट इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इस चीज का काफी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या चीज ध्यान रखना है? एक, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने सबसे पहले हमारे इलेक्ट किए थे, मतलब आपके जो है इलेक्ट तो नहीं कहेंगे उसको, अपॉइंट किए थे। कौन? फर्स्ट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को। उस टाइम पे स्पीकर नहीं कहा जाता था, उस टाइम पे क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। बाद में 1925 में पहले इंडियन भी बने थे और पहले इलेक्टेड स्पीकर भी बने थे। कौन? आपके विठल भाई जे पटेल जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो डेप्यूटी स्पीकर थे, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने उनको अपॉइंट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने उनकी नोमेनिक्लेचर को चेंज करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रखा था, बट उसको इंप्लीमेंट जो है नहीं किया गया था। कब तक? आपके 1947 तक। ठीक है, जो जीवी मावलंकर थे, ठीक है, जीवी मावलंकर और आपके आनंद सयान, लिख देता हूं, अनंथा सैनम अयंगर थे। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं फर्स्ट स्पीकर और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर जो है बनाया गया। ये आपके फर्स्ट स्पीकर और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर जो है आपके बनाए गए किसके? लोकसभा के। जीवी मावलंकर जो थे
उनको जो पोस्ट स्पीकर की दी गई वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी दी गई थी और इसके साथ-साथ प्रोविजनल पार्लियामेंट में भी दी गई थी। ठीक है? ये छोटी-मोटी चीज़ें याद रखना है। और इनके साथ-साथ उन्होंने कहीं न कहीं जो पोस्ट थी स्पीकर की, जो लोकसभा की, वो कब तक चला था? आपके 1 डिकेड तक चला था। 1946 से लेके 1956 तक जो है इनकी सीट चली थी। 1946 से लेके 1956 तक जो है इनकी जो पोस्ट ऑफ लोकसभा थी वो चली थी 1 डिकेड तक का, मतलब 10 साल तक जो है चली थी। ठीक है? जो आपके फर्स्ट कौन थे? आपके जीवी मावलंकर जी थे। उनको जो पोस्ट दी गई थी आपके स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और साथ ही साथ प्रोविजनल पार्लियामेंट में भी दी गई थी। यानी कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो पहले ही चली थी 1946, उसके बाद 1956 के बाद भी जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया उसके बाद भी इन्हीं को ही जो है बनाया गया था। यानी कि कहने का मतलब 10 साल तक इन्होंने सर्व किया था इसी पोस्ट। ठीक है? तो ये था आपके डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।